हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लिया है। उसके 2 लेक्चर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पहले लेक्चर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की थी, दूसरे के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में बात करी, और आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमने जो डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और आप न जाने कितनी बार इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ोगे जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। इस एक्सपेरिमेंट का वैसे नाम है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो हुआ क्या? इन 1911 लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिस एक्सपेरिमेंट के अंदर उनके पास था एक गोल्ड फॉइल। क्या था बेटा? एक गोल्ड फॉइल। आपको पता है इसकी थिकनेस कितनी थी? इसकी थिकनेस ना 1 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर थी। 1 मिलियंथ ऑफ अ सेंटीमीटर का मतलब समझ तो क्या है? जैसे कि 10 की पावर 6 है ना, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 10 की पावर 6 के साथ, तो जो वैल्यू आएगी ना, उतना पतला गोल्ड फॉइल था। देख सकते हो? मन में आता है कि क्या सर कोई और मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट आपको पता ही है बेटा कि गोल्ड जो है वो ज़्यादा मैलेबल होता है। अगर हम चाहें तो उसको बीट करके पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है उसको। बस समझ लीजिए इसी वजह से बेटा हमने गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने क्या किया, एक लेड कैविटी ली। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना के दिखाता हूँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बाकी डोंट वरी, मैं आपको टेंशन लेनी है, आपको अच्छे से समझाऊंगा ये सब क्या चीजें हैं। मैंने क्या किया बेटा, एक नॉट मैंने ऑफ कोर्स, लॉर्ड रदरफोर्ड ने किया कि एक लेड कैविटी ली। लेड कैविटी लेने का जो मकसद है वो ये होता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अंदर डाला जाता है ना बेटा, उसकी जो रेडिएशंस हैं वो इस लेड कैविटी से बाहर नहीं जाती। तो जहां पर कैविटी बनी होगी सिर्फ वहीं से बाहर जाएगी। ठीक है। फिर इसके अंदर बेटा स्प्लिटर्स लगाए गए, स्लिट्स, बेसिकली नॉट स्प्लिटर्स, स्लिट्स लगाए गए। स्लिट्स का काम होता है कि जो बीम आ रही होती है ना, उसको कोलिमेट करना। कोलिमेट का मतलब होता है पतली सी बीम बनाना। फिर उस बीम को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया गया, और उसके जस्ट पीछे बेटा जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखेगी। जिंक सल्फाइड स्क्रीन की ना एक खास बात होती है कि जब कोई अल्फा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल ना जब इससे स्ट्राइक करता है तो उसमें फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, मतलब चमक प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली क्या है कि एक मेरे पास लेड कैविटी है, इसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकल रहा है अल्फा पार्टिकल्स। इन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, एंड पीछे रख दिया बेटा हमारे पास क्या, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। एंड जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फ्लोरोसेंस को देखकर कई सारी ऑब्जर्वेशन मिली। अब वो क्या है ये समझने से पहले चलिए एक हम उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट का अपरेटस है। ये हमारा है अल्फा पार्टिकल एमीटर। इसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका एमिट करेगा। क्लियर? उसके बाद बेटा ये गोल्ड फॉइल है जो आप पीछे देख सकते हो, और उसके पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हो जिसको डिटेक्शन स्क्रीन का नाम दिया गया है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। एट 360 राउंड पे उसको रखा गया ताकि मैं डिफरेंट डिफरेंट एंगल से जो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे उसके फ्लोरोसेंस को देख सकूं और डिटेक्ट कर सकूं। इसके बाद बेटा यहाँ पे 2 स्लिट्स रखी गई हैं। स्लिट्स का काम क्या होता है कि जब एक अल्फा पार्टिकल की बीम एंटर करती है ना बेटा, तो जैसे वो एंटर करेगी उसको कोलिमेट करने के लिए, मतलब उस बीम को मतलब पतली करने के लिए, नैरो डाउन करने के लिए हमें इन स्लिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो हुआ ये कि सबसे पहले ये है मेरी लेड कैविटी, इसके अंदर बेटा अल्फा पार्टिकल रखा हुआ है। अब इसमें से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका बाहर आएगा। ये अल्फा पार्टिकल की बीम बेटा बाहर आ रही है। अब आप देखिए जैसे वो स्लिट से पास करके इसकी देखना थोड़ी सी ना पतली बीम हो जाएगी, ये थोड़ी सी पतली फाइन है ना, लेजर बीम की तरह बन जाएगा आपका ये। बस इसके थ्रू पास करते ही
किस पे फॉल कराया गया? इस गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया गया। अब ऑब्जर्वेशन देखने वाली है। देखिए कितना फैंटास्टिक चीज देखने को मिल रही है। मैं आपको ना यहीं पे रोककर इस वीडियो को कुछ बातें समझाना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, अगर आप देख सकते हो बेटा कि ऐसा तो नहीं है कि सारी की सारी जो आपके अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधी आर पार चलेगी, ऐसा तो नहीं है। बट हाँ, हमें कुछ तो दिख रहा है बेटा कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे ही आपके ट्रांसमिट हो रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, देखो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब कौन से एंगल होता है? ये एक्यूट एंगल होता है, तो कुछ एक्यूट एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ऑब्ट्यूज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। देखो कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है इनके अंदर, मतलब पीछे की तरफ ही जा रहा है। और आप मानेंगे नहीं बेटा, कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो टकरा के एग्जैक्टली 180 से वापस रिफ्लेक्ट बैक भी करेंगे। बस ये था बेटा जो हमारा रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये सब हो कैसे रहा है बेटा? अगर इसके बारे में जानना है ना, तो चलिए इसके अंदर जाके उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी एक गोल्ड पार्टिकल है तो उसके अंदर क्या हो रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे कुछ बातें आपको दिखाई देंगी। सो बेटा देखो, तीन तरह की ऑब्जर्वेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान गया था रदरफोर्ड का। उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा पार्टिकल आपके ट्रांसमिट हो रहे थे गोल्ड फॉइल के थ्रू बिना किसी डिफ्लेक्शन के। वो जा रहे हैं, जिस पाथ पे जा रहे हैं वो उसी पाथ से आगे जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही उसके अंदर। तो उनका ये मानना था कि जो हमारा एक एटम होता है, उस एटम के अंदर कई फ्री स्पेसेस होती हैं, जिस फ्री स्पेस के थ्रू जब अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो इसकी वजह से उसको कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा। मतलब देयर लॉट ऑफ फ्री स्पेसेस जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल जा रहा है और इसी वजह से डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है आपका। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ आपके जो है बेटा वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक बार बता दूं बेटा, एनिमेशन के अंदर ऐसा जरूर दिखा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल मेरे न्यूक्लियस से टकरा रहा है और ऐसे जा रहा है। एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल मेरे न्यूक्लियस के साथ टकराता नहीं है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये न्यूक्लियस है बेटा आपका। अल्फा पार्टिकल जब इसके पास आता है ना, तो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन लगाते हैं। तो रिपल्शन की वजह से ये इसके ऊपर से ही ऐसे चले जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कोई भी एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता इनके बीच में, ठीक है? वो ऐसे आएगा और ऐसे रिपल्शन से चला जाएगा। एक बात आपको बता दूं बेटा कि जितना ऊपर होगा उतना कम रिपल्शन होगा और उतना कम डिफ्लेक्ट करेगा। जितना नजदीक होगा रिपल्शन उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर बेटा बिल्कुल ऐसे ऐसे मतलब 90 पे टकरा रहा है, ठीक है, 0 डिग्री पे बिल्कुल ऐसे हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, तो ये टकरा कर ये पीछे आ जाएगा। ऐसे रिपल्शन हो रही है, टकरा भी नहीं रहा, ये इसके पास आया, फुल रिपल्शन दी, उसको रोककर रोककर वापस भेज दिया। एक्चुअली में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये सब कुछ टेक प्लेस करता है। तो देखिए जैसे ये आया, कुछ जो थे बेटा वापस ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो गए। आई होप आपको शायद अब समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली में क्या टेक प्लेस करता है उस एटम के अंदर। चलिए अब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं बेटा। तो ये देखिए बेटा, ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया है, हमने इसके बारे में देख लिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था। और देखो बेटा, ये डायग्राम बिल्कुल सही है, देख सकते हो आप डायग्राम में कोई भी पार्टिकल आपका न्यूक्लियस से टच नहीं किया हुआ, ठीक है? तो यही मेरा कहना था बेटा। सो सबसे पहले हमने क्या देखा है बेटा, कुछ आपके अल्फा पार्टिकल पास पास कर रहे थे स्ट्रेट अवे थ्रू फ्रॉम द कॉइल, थ्रू द कॉइल। दूसरा ये था कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जैसे कि आप ये देख सकते हो, या स्लाइटली डिफ्लेक्ट, ठीक है? जाना इसको ऐसे था, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एक्यूट एंगल बना बेटा यहाँ पे आपका। कुछ आपके देखे, मतलब वेरी फ्यू ऑफ कोर्स, कि कितना, मतलब 1 in 10,000, मतलब अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल होंगे तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल आपका होगा जो या तो बहुत बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा था, या तो कंप्लीटली बाउंस बैक ही कर गया, आपका जैसे आया वैसे टकरा के वापस चला गया। तो ये तीन तरह की ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है, अब वो देखते हैं। तो बेटा इसमें कुल मिलाकर हमारी 5 to 6 मतलब इसमें से ऑब्जर्वेशन निकली। मैं आपको बता दूं बेटा, ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक्चुअली रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। मतलब ये कि उनके अकॉर्डिंगली एक एटम कैसा दिखता है उसको डिफाइन किया है इन 6 पॉइंट्स के अंदर। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका? सबसे पहला पॉइंट क्या था? द एटम कंटेन्स अ लार्ज एम्प्टी स्पेस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा आपको।
कई अल्फा पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के उस एटम के थ्रू पास होकर निकल जाते हैं। तो उनका मानना था कि क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस ऑफ कोर्स हमें अब पता है कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्योंकि ये चार्ज बॉडीज हैं तो ऑफ कोर्स ये क्या करेंगी, ये मेरे अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था उसको डिफ्लेक्ट करती। बट क्योंकि वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब इन चार्जेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उस अल्फा पार्टिकल पे। तो मतलब ये है कि काफी स्पेस होती है बेटा किसी एटम के अंदर जिसके थ्रू अल्फा पार्टिकल आसानी से पास कर सकता है। गुड। दूसरा बेटा कहते हैं देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मास एट द सेंटर ऑफ एटम नोन एज न्यूक्लियस। बेटा ये बहुत ही अल्टीमेट बात है। एक्चुअली अगर आप मुझे बोलेंगे ये मेरा पूरा एटम है ना, तो बेटा इसका मैक्सिमम मास ना इसके सेंटर पे होता है जो कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ही आपका बेटा एक हैवी मास माना जाता है बेटा, ठीक है। मतलब इसके पूरे का मास ना सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस इटसेल्फ। अब होता क्या है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, क्यों हमने बोला कि सेंटर में सारा पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड होगा। इसका रीजन है अल्फा पार्टिकल ना बेटा एक बहुत ही हैवी पार्टिकल है। याद है आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में मैंने बताया था। अल्फा पार्टिकल क्या है, मैं थोड़ा अभी आइडिया देता हूँ बेटा। मान लीजिए आपके पास एक हीलियम एटम है, ठीक है, 4 and 2। अब आपको पता है बेटा उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर किसी हीलियम एटम के आउटरमोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए ना, तो अब जो चीज आपको मिलेगी वो होती है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, मतलब 2 बार उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है। बस बेटा एग्जैक्टली अल्फा पार्टिकल और ये जो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम है इन दोनों का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो अगर हीलियम एटम की बात करते तो बेटा इसका मास नंबर 4 AMU होता है, मतलब इट इज अ हैवी पार्टिकल। और अगर कोई हैवी पार्टिकल आ रहा हो ना और उसको अपने पास से डिफ्लेक्ट करना, आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन की रिक्वायरमेंट है। तो उनका यह मानना था कि अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है ना और तो टकरा के वापस अगर बाउंस बैक कर रहा है, इसका मतलब है कि सेंटर में कोई एक हैवी मास, एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास आपका एग्जिस्ट करता है जो इतने हैवी अल्फा पार्टिकल को भी आराम से रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि क्यों ये उनके दिमाग में आया कि सेंटर में एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात, ये बात भी सच है कि जो साइज है बेटा हमारे न्यूक्लियस का वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम। देखिए एटम का जो साइज है बेटा लगभग 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, लेकिन अगर मैं किसी एक न्यूक्लियस की बात करूं तो 10⁻⁻15 मीटर तक का होता है, मतलब फर्मी, एक फर्मी जितना उसका बेटा रेडियस होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि इसका साइज बेटा लगभग यू कैन से 1 अपॉन यू कैन से 10⁻⁵ टाइम्स बेटा छोटा होता है। ये कैसे 10⁻⁵ टाइम्स बेटा छोटा होता है आपका, ठीक है। सो इसी वजह से बेटा, और उन्होंने क्या किया कि क्यों इतना साइज छोटा था, क्योंकि काफी अल्फा पार्टिकल बेटा इसके थ्रू पास हो गए थे, उनको लगा था बेटा काफी स्पेस जो है वो आपकी बच जाती है, जिसके थ्रू बेटा आसानी से आपका अल्फा पार्टिकल जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहा उन्होंने, ठीक है, उनका ये मानना था क्योंकि स्पेस काफी थी ना बेटा, एम्प्टी स्पेस काफी थी, तो उनका ये मानना था कि सेंटर पे तो होगा एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इलेक्ट्रॉन एंड जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड सफियर है जो सेंटर में, जिसको आज के डेट में हम न्यूक्लियस कहते हैं, उनके बीच में काफी गैप होगा। तभी तो बेटा लार्जर डिस्टेंस होगा, तभी गैप है, उसी गैप के थ्रू तभी वो जा रहे हैं। पांचवा बेटा वो कंक्लूजन ये भी देते थे कि देखो ऑब्वियस है कि कोई भी एटम की अगर मैं बात करता हूँ वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उस सफियर के अंदर, उतना ही नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड दैट न्यूक्लियस। एंड सिक्स्थ बेटा, इनका यह मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक्चुअली में रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस। एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं, रदरफोर्ड का मानना था कि जब उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था ना, एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था, तो उन्होंने सोलर सिस्टम के हिसाब से इसको मतलब डिफाइन किया था। उनका यह मानना था कि सेंटर में बेटा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसको न्यूक्लियस कहेंगे, जिसके अंदर प्रोटॉन होगा, और उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो रिवॉल्व करेंगे, मतलब जो जिस ऑर्बिट पे वो घूम रहे हैं या जिस पाथ पे, इमेजिनरी पाथ पे वो घूम रहे हैं, उनको ऑर्बिट या शेल का नाम दिया गया। और इलेक्ट्रॉन उसी पाथ पर बेटा रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। तो बस यही बात बेटा सिक्स पॉइंट में कही गई। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन क्लोज सर्कुलर और पाथ, जिसको ऑर्बिट्स कहा जाता है। एक बात आप अच्छी तरह जानते हो बेटा
कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे कि मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ बेटा। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, राइट। एंड इसके आसपास पाथ है, और जो पाथ है बेटा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो दो ऑपोजिट चार्ज के बीच में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ कोर्स किसी और फोर्स के साथ बैलेंस हो रहा होगा, तभी इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स पाथ में लगातार घूमता रहेगा। तो इनका मानना ये था कि इसके बाहर की तरफ बेटा एक फोर्स एक्ट करती है ना, जो कि जिसको हम कई लोग जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब आप 10th में आएंगे ना, तो वहां पे क्लैरिटी होगी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में फिक्टिशियस फोर्स है, ये सच में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन चलो अभी के लिए समझो कि इन दोनों के बीच में बड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट कर रही है, वो बैलेंस हो रही है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, और इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स 0 है, और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ बेटा लगातार इस सर्कुलर पाथ पे घूमता जा रहा है। तो ये था आपका 6th पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया, मॉडल डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। एक बार फिर ध्यान से देखिए कि जो एटम है उसमें काफी बेटा लार्ज एम्प्टी स्पेस है, क्यों है बता दिया। दूसरा, उसके सेंटर में बेटा पूरा पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम। फोर्थ में हमने ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट उनका डिस्टेंस काफी है, तभी क्योंकि काफी स्पेस है बीच में, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और तीसरा, जो सन वाला मैंने आपको सोलर सिस्टम वाला मॉडल दिया, एग्जैक्टली उसके हिसाब से बेटा अपना मॉडल उसने डिफाइन किया था। एक बात आप भी समझिए बेटा कि देखिए, हम हैवी मेटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्लैटिनम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए गोल्ड फॉइल की जगह पे। लेकिन अगर मैं एक लाइटर न्यूक्लियाई का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिथियम का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल क्योंकि बहुत हैवी पार्टिकल है, उसका फोर्स और रिपल्शन ज्यादा है, और लिथियम पार्टिकल का साइज छोटा है, उसकी फोर्स कम है। तो बट जब अल्फा पार्टिकल आएगा ना, तो इनके जितने भी एटम्स हैं उनको डिस्टॉर्ट कर देगा, मतलब उनकी पोजीशन को हिला के रख देगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उसके मतलब लाइटर न्यूक्लिया को साइड करके निकल जाए, ये भी हो सकता है क्योंकि वो इतना हैवी कि रिफ्लेक्ट बैक ही ना कर पाए। तो इसलिए हैवी मेटल का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप प्लेटिनम का इस्तेमाल कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोल्ड फॉइन, तो सेम ऑब्जर्वेशन आपको मिल जाती है। तो ये तो था बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो मैंने आपको बताया। लेकिन आपको पता है इसके अंदर भी सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। अब वो ड्रॉबैक क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि ना, क्लासिक हमारी जो लॉ ऑफ मैकेनिक्स है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो पहले से मतलब स्टडी करते आ रहे थे हम, लॉ ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, धीरे धीरे हमारा को पता है बेटा मॉडर्नाइज होता रहा, लॉस चेंज होते रहे टू अंडरस्टैंड कि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, राइट। सो जो क्लासिक था, मतलब बहुत पहले के जो लॉज ऑफ मैकेनिक्स थे या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स थे, उनका ये कहना था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है ना, तो उससे कुछ एनर्जी आपकी रेडिएट आउट होती है, उनका ये मानना था। तो रदरफोर्ड ने एक्चुअली ये कह दिया, और उन्होंने कहा ये चीज कि एक्चुअली में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल है, तो जैसे जैसे बेटा वो मूव करता जाएगा अपने में से रेडिएशन को वो बाहर निकालता जाएगा। और बेटा जब एक एटम जब एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बेटा कम होती है ना, वो धीरे 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 न्यूक्लियस की तरफ आना शुरू हो जाता है। सो उनके अकॉर्डिंगली ये था कि एक इलेक्ट्रॉन बेटा घूमते घूमते, एनर्जी लिबरेट हो ही रही है लगातार, तो ऐसे करते 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 फाइनली वो कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाके कोलैप्स हो जाएगा। तो बेटा अगर मैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली चलूं, तो ऑब्वियस है कि हर एक एटम जो है वो तो एकदम से खत्म हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अगर वो एटम में जा जाके उसको खत्म करते जाएंगे, तो एटम की एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। और आज मैं अपने आसपास सब देख पाता हूँ, मैटर ही देख पाता हूँ, मैटर किससे बने, एटम से बने। अगर एटम ही नहीं होंगे तो मैटर भी ना होता। तो क्योंकि आसपास के जो एटम्स हैं, आसपास के जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है, तो उनको पता लग गया कि ये जो मॉडल इन्होंने किया है, ये जो बताई है बात, ये एक्चुअली ये गलत है। बाहर बाद में आपको पता कि आपने बोहर मॉडल पढ़ोगे बेटा, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ बात बता दी थी कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट फर्क इतना है कि वो अपनी जो एनर्जी है वो ऐसे लिबरेट आउट नहीं करता, वो अपने पाथ में फिक्स रहता है। और ये बात अगर आपने सीखनी है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और आई होप आपको ये सब बातें अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने एक एटम को डिफाइन करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।